हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सभी को पता है कि सितंबर मंथ की योजना आ चुकी है और इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जिनको कि हम कवर करेंगे। वैसे तो योजना के ज़्यादातर आर्टिकल यूपीएससी के लिए रिलेवेंट होते हैं, बट फ्यू आर मोर इम्पॉर्टेंट देन अदर। तो इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है वो है लॉ कमीशन के रिगार्डिंग। लॉ कमीशन, अब ये लॉ कमीशन के रिगार्डिंग ये आर्टिकल आया क्यों है, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि 22वीं लॉ कमीशन का कॉन्स्टिट्यूशन किया गया था 2020 में। 22nd लॉ कमीशन का जो कॉन्स्टिट्यूशन किया गया था वो 2020 में इसकी रिपोर्ट पब्लिश होने वाली है। एंड हालांकि इसका जो रेफरेंस पीरियड है वो 21 फरवरी से लेकर 21 फरवरी 2020 से लेकर 31 अगस्त 2024 इसका ये रेफरेंस पीरियड है। और इसके रेफरेंस में योजना में आर्टिकल दिया हुआ है और इसमें कुछ एडिशनल चीज़ें हैं जो कि इस आर्टिकल के अलावा भी हम लोग करेंगे, उनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं वो क्या चीज़ें हैं। तो इसमें दो एडिशनल चीज़ें साथ में हैं। एक तो परमानेंट लोक अदालत के बारे में, परमानेंट लोक अदालत, और दूसरा है ई कोर्ट मोबाइल सर्विस ऐप के बारे में। ई कोर्ट मोबाइल सर्विस ऐप, इन दोनों के बारे में है। अब लॉ कमीशन कितना इंपॉर्टेंट है, क्या आप इसके रिपोर्ट्स को मेंस में यूज़ कर सकते हैं, प्रीलिम के लिए भी इंपॉर्टेंट है क्या, या इसके फैक्ट्स को आप किस तरह से ऐसे में यूज़ कर सकते हैं, ये सब चीज़ें इतनी कॉमन है कि इसके बारे में बात करने की कोई ज़रूरत नहीं। हाँ, अगर आप ये प्रीलिम के टेस्ट सीरीज में इंटरेस्टेड हैं, जो कि आपको पता है ना कि अगर आपको हमारा पुराना अनुभव पता हो तो इसमें करीब 60% क्वेश्चन हमारी टेस्ट सीरीज का यूपीएससी प्री में डायरेक्ट हिट करता है। और हमारा जो टेस्ट सीरीज का जो स्टैंडर्ड है वो ऑल इंडिया में नंबर 1 पर है। अभी मैं ये बात पूरी सीरियसनेस के साथ कह रहा हूँ क्योंकि आप कंपेयर करोगे कि कोई करोल बाकी कोचिंग है, कोई मुखर्जी नगर की कोचिंग है जिनकी टेस्ट सीरीज में काफ़ी अच्छा है। आप एक बार जाओ, फ्री में 50 पेपर हैं, आप इनको एक्सेस करो, टॉपिक वाइज हैं। अभी पॉलिटी के पेपर अपडेट किए जा चुके हैं, इसके बाद दूसरे सब्जेक्ट्स के भी पेपर आने वाले हैं। आप उनको करो, 1 दिसंबर तक ये फ्री रहेगा। ठीक है, कब तक फ्री रहेगा? 1 दिसंबर तक आप इसे हेड करो, बाकी सारे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि मार्केट में ऑल इंडिया लेवल पर बेस्ट टेस्ट सीरीज किनका है। हमारा परफॉर्मेंस और हर एक चीज़ ऑलरेडी वेल टेस्टेड है। सो एक बार आप उसे जाओ, ऐप डाउनलोड करो प्ले स्टोर से। ऐप डाउनलोड करने के अलावा इसमें आपको टेस्ट, हाँ एक टेस्ट हमने सिर्फ 1 घंटे का रखा है जिसमें 50 क्वेश्चन होंगे। अभी 3 आउट ऑफ 5 स्टैंडर्ड का टेस्ट पेपर है जो यूपीएससी स्टैंडर्ड होता है। इसके अलावा इसमें आपको रैंकिंग, इवेल्युएशन और डिस्कशन की फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल होंगी। जल्दी जल्दी इन टेस्ट को पूरा करो, 1 दिसंबर तक ये फ्री है। ठीक है, इसके बाद ये सारी चीज़ें पेड होंगी। चलिए अपने लॉ कमीशन वाले आर्टिकल के बारे में थोड़ी सी चीज़ें डिस्कस करते हैं। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पहले देख लेते हैं और उसके हिसाब से इसमें आगे बढ़ेंगे कि लॉ कमीशन किस तरह की बॉडी है। तो इसका जो स्टेटस है दैट इज नॉन स्टैचुरी। स्टेटस कैसा है इसका? दैट इज नॉन स्टैचुरी। ओके, दैट इज नॉन स्टैचुरी। अब इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि किसी लॉ से इसको पावर नहीं मिलता, ना ही इसको कोई कॉन्स्टिट्यूशन से। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, PUTIONL। ठीक है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है। इसके अलावा गवर्नमेंट इसे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से कॉन्स्टिट्यूट करती है। अब ये किसके नोटिफिकेशन से आता है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। एंड कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें हैं। तो डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से रेफरेंस कौन कौन से प्रोवाइड करवाता है। अभी हम बात करते हैं ये रेफरेंस का मतलब क्या है।
डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स, अगर आप करंट अफेयर्स का छोटा सा नोट्स बना रहे हो तो आप सही काम कर रहे हो। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। देखो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और ये गवर्नमेंट की ओर से डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स, ये वो डिपार्टमेंट एंड अथॉरिटीज़ हैं जो कि रेफरेंस मेड करती हैं। रेफरेंस मेड करने का मतलब कि किन किन विषयों पे लॉ कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया जा सकता है, किन किन विषयों पे लॉ कॉन्स्टिट्यूट किया जाना चाहिए, लॉ कमीशन को कौन कौन सी जिम्मेदारी दी जा सकती हैं। तो उससे पहले हमें लॉ कमीशन के बेसिक ऑब्जेक्टिव्स अगर पता हो तो हम इन रेफरेंस को आसानी से लिंक कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स आइए देख लेते हैं। तो अगर कोई पुराना कानून है, टू रिव्यू लॉज इन इंडिया। अब ये लॉज किस तरह के, जैसे कि कोई ओल्ड लॉ है, उसकी आगे क्या रिलेवेंस है, क्या उसमें कोई अमेंडमेंट किया जा सकता है, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है जिसको कि लॉ कमीशन को दिया जा सकता है, जिसमें कि लॉ कमीशन अपने ऑब्जर्वेशन एंड रिकमेंडेशन करते हैं कि क्या इन प्रोविजंस की को एग्जीक्यूट किया जा सकता है या इनमें कोई अमेंडमेंट की रिक्वायरमेंट है। खासतौर पर इसमें डीपीएसपी, कौन कौन से डीपीएसपी हैं जिनको कि लीगल स्टेटस दिया जा सकता है, कौन कौन से फंडामेंटल ड्यूटीज हैं जिनको लीगल स्टेटस दिया जा सकता है, उनके बारे में इनको लॉ कमीशन चीज़ों को रिव्यू करते हैं। ठीक है, इसके अलावा जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस, जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस, उन पर लॉ कमीशन अपने कमेंट एंड ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। एंड वो भी नॉर्मली हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट अपने आप ये रेफरेंस देते हैं कि हाँ इन विषयों पर लॉ कमीशन को रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जा सकती हैं। ठीक है, अभी 22वें लॉ कमीशन की अगर हम बात करें तो 22nd लॉ कमीशन जो कॉन्स्टिट्यूट हुआ है, इसके चेयरपर्सन कौन है, तो इसके चेयरमैन है हाई कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस। ये आपको पता होना चाहिए, रिटायर्ड। देखो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का जज या हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस जो रिटायर होते हैं उसको चेयरमैन इसको बनाया जा सकता है। इसमें रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट अभी कौन है जिनको बनाया गया है, सो उनका नाम है ऋतुराज अवस्थी। ऋतुराज अवस्थी। देखो इनका नाम स्टेट एग्जाम के लिए काम का है। ठीक है, यूपीएससी में इनके नाम को आप यूज कर सकते हैं अगर मेंस में कहीं आपको कोई पॉइंट कोट करना है तो। चलिए अब हम बात करते हैं कॉम्पोजिशन के बारे में। देखिए योजना में कॉम्पोजिशन के बारे में डिटेल दिया हुआ है, इसलिए ऐसे पॉइंट आपके प्री या मेंस में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, कॉम्पोजिशन में कौन कौन है, तो इसमें एक फुल टाइम चेयरपर्सन होता है जिसको अभी हमने बताया है सुप्रीम कोर्ट का जज या हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस हो सकता है। तो फुल टाइम चेयरपर्सन, फुल टाइम चेयरपर्सन। ठीक है, इसमें एक फुल टाइम चेयरपर्सन होता है। दूसरा 4 फुल टाइम मेंबर्स होते हैं इंक्लूडिंग मेंबर सेक्रेटरी। तो ये जो मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी हैं उसमें से 4 फुल टाइम मेंबर होते हैं, 4 फुल टाइम मेंबर। इसके अलावा सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स एज एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं। सो सेक्रेटरी होते हैं डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स, अब देखो इनको पता क्यों होना चाहिए, बिकॉज आजकल यूपीएससी थोड़ा सा डेप्थ में जाके किसी के बारे में पूछ लेते हैं कि ये है कि नहीं। तो इसलिए अब चूंकि गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट में इसका नाम मेंशन है तो इसलिए आपको ये थोड़ी चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। ऊपर ऊपर तो आप हमेशा पढ़ते हो ना, बट उससे क्लैरिटी नहीं आती है।
तो सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स एज एक्स ऑफिशियो, ये फुल टाइम नहीं है, ठीक है। दूसरा एक्स ऑफिशियो कौन है, तो सेक्रेटरी ऑफ लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट, सेक्रेटरी ऑफ लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट, ये भी एक्स ऑफिशियो कैपेसिटी में यहाँ पे काम करता है। एक्स ऑफिशियो का मतलब वो फुल टाइम वहाँ पे काम नहीं करता, अपने ओल्ड ऑफिस के साथ साथ यहाँ पर वो अपनी ड्यूटीज पे करता है, ठीक है। जिस ऑफिस में वो अटैच्ड है उस ऑफिस के साथ यहाँ पर ड्यूटी पे करता है। एक्स ऑफिशियो का एक एग्जांपल अगर आप समझना चाहें तो जैसे प्राइम मिनिस्टर नीति आयोग के एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होते हैं, ठीक है, उसी तरह से ये एक्स ऑफिशियो होते हैं। सो लॉ कमीशन इंडिया में फंक्शन कैसे करता है, तो जैसे हमने बताया कि इसमें कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या डिपार्टमेंट ऑफ लॉ एंड जस्टिस इसमें रेफरेंस पॉइंट मेड करते हैं कि किन किन लॉज, किन किन ऑर्डर्स और या किन किन इंटरप्रिटेशंस पर लॉ कमीशन अपने ऑब्जर्वेशन दे सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया, आपको ज़्यादा अच्छे से पता ये नहीं होना चाहिए, आपको ज़्यादा अच्छे से ये पता होना चाहिए कि लॉ कमीशन की बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है। तो बेसिक ऑब्जेक्टिव भारत में कानूनों को, नए या पुराने कानूनों के बारे में अपने ऑब्जर्वेशंस देना, उससे संबंधित अपने रिकमेंडेशंस देना, और हाँ, इनकी जो रिकमेंडेशंस है वो नॉन बाइंडिंग है, नॉन बाइंडिंग, याद रहेगा ना, अब तो याद ही रहेगा, ठीक है। ये नॉन बाइंडिंग है, ये केवल रिकमेंडेशंस हैं, गवर्नमेंट इनकी राय को मानने के लिए बाउंड नहीं है, ठीक है। इसके अलावा अच्छा, अब देखो ये सारी चीजें तो आपको लक्ष्मीकांत में या किसी टेक्स्ट बुक में मिल जाएंगी। बुक्स में क्या नहीं मिलेगा, जो सिर्फ योजना मिलेगा, दैट इज इंपॉर्टेंट हियर, कि जब लॉ कमीशन अपनी रिपोर्ट पब्लिश करता है उसके पहले क्या क्या चीजें होती हैं। तो जो भी रेफरेंस वर्क होता है कि किन किन सब्जेक्ट मैटर पे लॉ कमीशन अपने ऑब्जर्वेशन देगा, उनको जो इस डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी होते हैं, अच्छा एक बॉडी देखो रह गई, उसको आप थोड़ा सा पहले देख लो फिर हम इस पे ऐड करते हैं। वो है, प्लस में यहाँ पे लगा के लिख देते हैं, दैट इज नॉट मोर देन 5 पार्ट टाइम मेंबर्स होते हैं। इसमें 5 पार्ट टाइम मेंबर्स भी होते हैं, पार्ट टाइम मेंबर्स। देखो कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट दिख जाता है ना तो बाकी चीज़ों के ऊपर डोमिनेट करने लगता है। हाँ, ये मैं बात कर रहा था कि जो भी रेफरेंस सब्जेक्ट मैटर है, जैसे मान लीजिए कि अगर ये कहा जाए कि अभी लोक अदालत को परमानेंट नेचर देने की बात करी गई है, तो वो 22nd लॉ कमीशन को उसमें अपना ऑब्जर्वेशन देना है। तो जो भी सब्जेक्ट मैटर रेफरेंस के लिए लॉ कमीशन को दिए जाते हैं, तो वो सब्जेक्ट मैटर लॉ कमीशन के जो सेक्रेटरी होंगे, उस समय मेंबर सेक्रेटरी होंगे लॉ कमीशन के, वो पब्लिक में, स्टेक होल्डर्स, उनके पास इसे भेजेंगे, सो दैट कि सभी लोग ओपनली इसमें अपने ऑब्जर्वेशंस मेड करें, कमेंट करें, और जो जितने भी वेरियस ऑप्शंस होते हैं उन सभी को लॉ कमीशन बाद में कंसीडर करता है। इन केस की अगर कोई पॉइंट, कोई सब्जेक्ट मैटर छूट रहा है, तो उनमें जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट होते हैं, सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स, जैसे भारत में दुष्यंत दवे हैं, प्रशांत भूषण हैं, इन लोगों की राय को लॉ कमीशन काफी सीरियसली लेता है, ठीक है। वो जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं, वो जो अपने ऑब्जर्वेशंस देते हैं, अक्सर लॉ कमीशन उनको सिंसियरली कंसीडर करते हैं। इसके अलावा देखो इंपॉर्टेंट एक बात याद रखना कि लॉ कमीशन का जो ड्यूरेशन होता है वो 3 ईयर के लिए कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। जैसे अभी 2020 में कॉन्स्टिट्यूट किया गया है, तो 2024 में उसका 3 साल पूरा हो जाएगा, ठीक है। नॉर्मली कुछ महीने की बात अलग है, जैसे अभी वाला जो लॉ कमीशन, उसका रेफरेंस पीरियड करीब करीब 3.5 साल का होगा, बट यूजुअली ये 3 ईयर के लिए अपॉइंट किए जाते हैं, ठीक। अब इसके बाद लॉ कमीशन सुओ मोटो अपने आप से भी इसी तरह के पॉइंट आपको फंसाते हैं, अपने आप से भी किसी सब्जेक्ट मैटर को रेफरेंस के तौर पर ये ले सकता है। रेफरेंस कहने का मतलब है कि उन विषयों में ये अपने ऑब्जर्वेशन प्रकट कर सकता है, ठीक है। तो ये लॉ कमीशन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हो गई। अब हम बात करेंगे कि लॉ कमीशन ने रिसेंट में कौन कौन से डेवलपमेंट किए हैं जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो उससे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं। अक्सर इस तरह की चीज़ें आप लोग बुक्स में पढ़ते हैं, बट यहाँ पे रिवाइज कर लेने में कोई समस्या नहीं है। बैकग्राउंड, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ कमीशन कब बना था? 1834 के चार्टर में, 1833 के चार्टर के आधार पर
833 चार्टर के आधार पर बना था 1834 में। मैकाले इसी लॉ कमीशन का मेंबर था, ठीक है। और दूसरी बात, इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला लॉ कमीशन कौन सा था? तो 1955 ये फर्स्ट लॉ कमीशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया था। ठीक है, ये छोटे छोटे पॉइंट नोट कर लो, एक भी पॉइंट इससे बाहर नहीं जाता फिर। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि ये एडवाइजरी बॉडी के तौर पर काम करता है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंदर पे आता है। इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान देनी है? अच्छा, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उनको हम बात कर लेते हैं, तब इस बात को हम ख़त्म करेंगे। जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस हैं, इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस मेड बाय अर्लियर लॉ कमीशंस। अर्लियर लॉ कमीशंस जिनको कि आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो, कोट कर सकते हो, कोई अगर आप डिबेट कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकते हो तो उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट लॉ कमीशंस के बारे में आइए देख लेते हैं। तो 262 262 रिपोर्ट ऑफ लॉ कमीशन में इसने क्या कहा? अबोलिशन ऑफ डेथ पेनल्टी, डेथ पेनल्टी को अबोलिश करना, ठीक है, उसे खत्म करना। ये एक इंपॉर्टेंट हो गया। दूसरा, इलेक्टोरल रिफॉर्म के रिगार्डिंग जो रिकमेंडेशंस थी 1999, इसने सजेस्ट किया कि साइमल्टेनियस लोकसभा एंड स्टेट असेंबली के लिए इलेक्शन हैं वो गवर्नेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। अभी आपको पता है कि साइमल्टेनियस इलेक्शन ऑफ लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ये कितना हॉट न्यूज़ में है ना? तो अभी अगर ये न्यूज़ में है तो ये इंपॉर्टेंट है। तो इसमें लॉ कमीशन का कहना है कि गवर्नेंस को ये इम्प्रूव कर सकता है, गवर्नेंस को इम्प्रूव किया जा सकता है इसके माध्यम से। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा द क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट 2022 which replaced the identification of prisoners act of 1920 was also proposed। तो ये एक थर्ड है लॉ कमीशन के द्वारा कि वो कहता है कि जो क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट है, क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट 2022 का है। ठीक है, इसमें देखो ईयर वगैरह इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, आप सीधे कोट कर सकते हैं, हाँ लॉ कमीशन ये चीज़ रिकमेंड करता है, दैट विल बी वैलिडेटेड, और वो आपके पॉइंट को अफर्म करता है। ठीक है, तो ये रिप्लेस करेगा, टू रिप्लेस प्रिजनर्स एक्ट ऑफ 1920। ठीक है, इसके अलावा चौथा 21st लॉ कमीशन ने बोला कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इंपॉर्टेंट है ना, यूनिफॉर्म सिविल कोड इज नाइदर डिजायरेबल, इज नाइदर necessary
nor desirable। अभी ये ज़रूरी भी नहीं है और इसकी अभी कोई इतनी इमरजेंसी भी नहीं है, इसके बगैर ऐसा कुछ रुका हुआ नहीं। सो दिस वाज ऑल अबाउट लॉ कमीशन एंड बस आज के सेशन में इतना ही है। और नज 1.0 जिसमें कि ये टेस्ट सीरीज के बारे में है, इसको आप एक बार देख लेना ऐप डाउनलोड करके। और अगर आपको लगता है कि टेस्ट सीरीज आपके लिए रिलेवेंट है, जिसमें कि वीक में 150 क्वेश्चन यानी कि 50-50 क्वेश्चन के 3 टेस्ट कंडक्ट करे जाएंगे। एक बात ध्यान रहे कि अगर आप ये टेस्ट कंडक्ट करते हो तो अपने टेस्ट स्कोर अगर आप इस नंबर पर टेलीग्राम करते हो, दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर योर सिलेक्शन चांस। आपके प्रीलिम में इंप्रूव होते हैं, बिकॉज इसके हिसाब से आपको एडिशनल इनपुट दिए जा सकते हैं जब जूम पर इसकी लाइव क्लासेस चलेंगी। टेस्ट डिस्कशन नवंबर में होगी, 1 दिसंबर तक ये टेस्ट सीरीज फ्री है। दी कॉन्सेप्चुअल IAS ऐप में जाइए, प्ले स्टोर में से डाउनलोड करिए और डेमो पे क्लिक, टेस्ट सीरीज पे क्लिक करिए, फिर डेमो पे क्लिक करिए। टेस्ट को अभी परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग with the conceptual IAS and have a great time, have a great day। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, अदरवाइज आपको नोटिफिकेशन मिस हो जाएंगे। और दूसरी बात इसको दूसरे व्हाट्सएप टेलीग्राम चैनल पर शेयर करो एंड टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, सो दैट कि आपको PDF टाइम पे मिलता रहे। बाकी सब बातें तो होती रहेंगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस टाइम।